नमस्कार दोस्तों, राखी खोसला हिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से राखी खोसला हिस्ट्री चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है और मैंने ये वादा बहुत पहले ही कर दिया था कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगी। और जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है। जैन धर्म तक इतिहास के बारे में आप कहानी की तरह सभी को बता सकते हैं और मैंने अपने लॉन्ग वीडियोस के जरिए बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश की है अपने देश का इतिहास जैन धर्म तक। और जैन धर्म तक का ही मैं सीरीज अभी लगातार आपके सामने लेकर आती रहूंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि मेरा मानना है कि लॉन्ग वीडियोस अगर आपने देखी है तो थ्योरी में तो आप लिख सकते हैं, एक कहानी की तरह अगर आप जान गए हैं तो उसको थ्योरी के हिसाब से तो लिख सकते हैं, लेकिन आजकल थ्योरीज कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है और आज से ही स्टार्ट हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी देखे होंगे और अब मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को भी देखेंगे, ताकि आप हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका पेपर क्लियर कर सकें। तो आज की इस पहली सीरीज में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रख रही हूँ, कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें हिस्ट्री की बेसिक जानकारी दी जाएगी और यहीं से ही बेसिक जानकारी से ही मैं अपनी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और आपको याद रखना भी आसान होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत है लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं, उस कालखंड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत है लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं, उस कालखंड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है प्राग ऐतिहासिक काल। उदाहरण के लिए पाषाण काल। दूसरा है इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है लेकिन उन लिपियों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, उस कालखंड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे लॉन्ग वीडियोस में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एक बार फिर से। नहीं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ आंसर यही है कि आदि ऐतिहासिक काल किसका आंसर था? इसका आंसर था कि इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है लेकिन उन लिपियों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, उस कालखंड को कहा गया है आदि ऐतिहासिक काल। और हड़प्पा सभ्यता या कह लें सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आपने देखा कि साक्ष्य के रूप में हमारे पास सब कुछ है, पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन वहां से जो लिपि पाई गई है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है और उन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा भी जा सका है, उस कालखंड को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक कालखंड। उदाहरण के लिए वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन भारत में सबसे पहले किसने किया? तो सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? आप ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले एपिसोड में जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। वैश्विक स्तर पर पाषाण काल को 3 भागों में, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में किसने विभाजित किया? सही आंसर है 1820 में जर्गनस थॉम्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है? 2 धातु को मिलाने से बनता है, तांबा और टिन। तो याद रखिएगा, कांस्य 2 धातुओं के मिलाने से बनता है, तांबा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु की सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। भारत में लौह युग की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? तो सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? तो सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही आंसर है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही आंसर है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही आंसर है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक।
यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यह दोनों ही पाषाण काल जो हैं एक साथ चल रहे थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये दोनों ही पाषाण काल एक साथ चल रहे थे, लेकिन जिनको कृषि की जानकारी थी, या कह लें जिनको कृषि की जानकारी होती जा रही थी, धातुओं की ज़्यादा जानकारी होती जा रही थी, वह उस काल के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे थे, और जिनको थोड़ी कम जानकारी हो रही थी वह थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। तो बस यही है, जानकारी के अभाव के कारण कुछ लोग पीछे थे, और जानकारी के जिनको जानकारी के हिसाब से अप टू डेट थे वह समय के अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन अगर समय की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों एक साथ साथ चल रहे थे। और इस तरह फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव ने सबसे लंबा समय किस काल में बिताया था, तो वह है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनका मुख्य कार्य जो है वह आखेट यानी कि शिकार था, और खाद्य सामग्री जो है इकट्ठा करना था। ठीक है, अब वो खाद्य सामग्री कैसे इकट्ठा करते थे आपको पता ही है, शिकार करके करते थे। ठीक है, इस समय के लोग शिकार करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल करते थे वह पशुओं की हड्डी और बड़े पत्थर के होते थे। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल तक आते आते यह पशुपालन करना भी शुरू कर दिए थे, और उन्होंने अपना सबसे पहला पशु जो है पालतू पशु किसको बनाया था, कुत्ता बनाया था। ये आपको पहले ही हमारी अगर लॉन्ग वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपको पता चला होगा। और इस समय के लोग छोटे पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद नव पाषाण काल आता है, और नव पाषाण काल तक आते आते लोगों ने कृषि करना व स्थायी रूप से रहना सीख लिया था, और शिकार या कृषि के लिए हथियार में स्लेट पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पहले क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है स्लेट और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। और बस यहीं से होमोसेपियंस का अवतरण हुआ, यानी कि अब यहीं से जो है वो जो है जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया, तो सोचिए कि आप उनका सेंस कितना डेवलप होने लगा। और जब वो सेंस उनका डेवलप होने लगा तो वो यहीं से होमोसेपियंस की जो है शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी का क्या मतलब होता है? तो एडी का मतलब है ईस्वी। बीसी का क्या मतलब होता है? बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। और अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल के मानव के कंकाल कहाँ कहाँ मिले। तो आप ध्यान रखिए, साउथ में मिला तमिलनाडु की अतिरमपक्कम, और मध्य प्रदेश के हथनौर से मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। मानव के कंकाल में आप ये नहीं कहेंगे कि हाथ मिला पैर मिला, ये खोपड़ी के अवशेष मिले। कहाँ से मिले? सबसे पहले तो साउथ में मिला, तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से, और मध्य प्रदेश से मिला है। सबसे पहले मानव चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका से, और इसके जो चित्रकारी के प्रमाण हैं वो तीनों काल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। तो दोस्तों इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो पहली सीरीज थी उसमें मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस रखे हैं, बेसिक क्वेश्चंस ही रखे हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है और अपने देश का इतिहास कहानी की तरह भी बताना है। तो इसीलिए बस मैंने स्टार्ट आज कम क्वेश्चन से किया, लेकिन आगे आपको बेहतर सही क्वेश्चंस सही आंसर्स के साथ मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।